चलेंगे, ध्यान देंगे तो फिर से समझ लेंगे। मैराथन क्लास आज ऑल सोशल साइंस क्लास 10 2023 एग्जाम के लिए जितना बात पढ़ाएं आज सारी बात को फिर से शुरू से जितना आप पढ़े हैं टोटल क्वेश्चन को आपको फिर से यहाँ पे याद करवा दिया जाएगा। यानी आज आप लोगों को 80 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे बात को? बस शांति होकर के बैठेंगे और सुनते रहेंगे, ठीक है? चलिए थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ना है आपको, 20 नंबर के भूगोल से आता है। 6 वो चैप्टर है, एक चैप्टर में आपको पहले चैप्टर में 4 को 5 को टॉपिक है। समझ बात को? फिर ज्योग्राफी में ही आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं, इसमें 6 मार्क का है, 6 चैप्टर। इसमें भी आपको 20 और 6 26 नंबर आपको भूगोल से है, ठीक है? इसके बाद आपका हिस्ट्री 20 मार्क्स पे पूछता है, इसमें 8 चैप्टर पढ़ना है ना? इसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 17 मार्क्स के पूछेगा, इसमें 7 चैप्टर है। और सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीति है, इससे भी आपको 17 मार्क्स का 5 चैप्टर है। देखिए टोटल चैप्टर की बात करें तो कितना चैप्टर है? 32 चैप्टर पढ़ना है। 80 मार्क्स ये आपको बोर्ड रिटन एग्जाम देना है 80 नंबर के लिए। बाकी 20 मार्क्स स्कूल से आपको क्रिटिकल मिलेगा। समझ बात को? तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? अगर बढ़िया से इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो 80 में एकदम 80 नंबर आपका इसमें कंप्लीट रहेगा। और स्कूल से 20 में आपको 18 19 यानी 99 नंबर 98 नंबर तक आप ला सकते हैं सोशल साइंस में। समझ रहे बात को? तब जब सारी बात को पढ़ लेंगे तब। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, समझे बात को? हाँ, इसमें पहला लेसन पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा लेसन पढ़ेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा लेसन है मुद्रा बचत एवं साख। चौथा लेसन हमारी वित्तीय संस्थाएं। पंचवा रोजगार एवं छठा सातवां एवं संरक्षण। 7 लेसन अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना? ध्यान से समझेंगे। पहला लेसन यहाँ पे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना? सबसे पहले क्वेश्चन आपको है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था से आप अर्थव्यवस्था है क्या? बताना कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब एक सिस्टम है अर्थव्यवस्था, एक ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ क्रिया कर रहे हैं, क्या चीज का? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आपको हम सेवा दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कोई खेतों में काम कर रहा है तब वस्तु का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो अर्थव्यवस्था में या तो वस्तु का उत्पादन होगा या तो सेवा का उत्पादन होगा, उससे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। हम आपको सेवा दे रहे हैं लेकिन पढ़ाने के बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से, इस सेवा के माध्यम से हमको रोजगार मिला कि नहीं मिला? समझ रहे बात को ना? तो ही बात को बताना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था कहलाता। लिखा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान देना, अगला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रित। तो पूंजीवादी क्या है? तो जिस देश में उत्पादन के साधनों पर, जिस देश में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, कोई खास व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी। और इसमें जो लाभ होता है निजी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? निजी व्यक्ति को। जैसे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अमेरिका और कहाँ है? जैसे बढ़िया समझिए, एक कोचिंग है तो कोचिंग में जितना बेंच का, बोर्ड का, इस सब का पैसा लगल है तो कोई खास व्यक्ति का लगल है कि ना लगल है? समझ रहे बात को ना? तो व्यवस्था को पूंजीवादी कहेंगे कि समाजवादी कहेंगे?
यहाँ आप लोग पढ़ेंगे तब पैसा लगेगा कि ना लगेगा? लगेगा। फिर बगल में एक आपको सरकारी स्कूल है, समझ रहे बात को? तो वहाँ जितना बेंच बोर्ड उस सारे पैसा कौन दिया? सरकार दिया। उसमें क्या पढ़ने का पैसा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो व्यवस्था हुआ पूंजीवादी व्यवस्था हुआ, इसमें जो भी लाभ होगा निजी व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहाँ है? अमेरिका। कहाँ है? ब्रिटेन में। वहाँ पे सारा चीज आपको प्राइवेट मिलेगा। सारा व्यवस्था क्या मिलेगा? प्राइवेट मिलेगा। समाजवादी हुआ कि जिस देश में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर वहाँ का समाज का अधिकार हो या सरकार का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे इस प्रकार की व्यवस्था क्या है? चीन में। और कहाँ है? क्यूबा में। वहाँ पे सारा व्यवस्था क्या है? समाजवादी है। क्या है? समाजवादी है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन भारत की बात किया जाए तो भारत में दोनों अर्थव्यवस्था है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस देश में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं उसे मिश्रित कहते हैं, मिला हुआ। जैसे भारत में सरकारी भी अस्पताल है, प्राइवेट भी अस्पताल है, सरकारी भी शिक्षा व्यवस्था है, प्राइवेट भी व्यवस्था है। समझ रहे बात को? यहाँ पे सरकारी भी सड़क पर गाड़ियाँ चल रही है, प्राइवेट भी चल रही है। तो यहाँ हर व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। समझ रहे बात को ना? दोनों है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। तो दोनों व्यवस्था जहां उसको क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? समझ बात को? ऑप्शन दे देगा, ए में अमेरिका दे देगा, बी में आपको ब्रिटेन दे देगा, सी में क्यूबा दे देगा, डी में आपको भारत दे देगा। तब मिश्रित कहाँ हो जाएगा? बना लीजिएगा ना। वहाँ पे पूछेगा निम्न में कहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? भारत दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, इनमें से दोनों दे देगा, फिर दे देगा आपको अमेरिका दे देगा। तो कहाँ मारिएगा? अमेरिका। कोई दिक्कत ना है। तो ये हुआ कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अब समझना कि आर्थिक क्रिया के आधार पर, देख रहे हैं बात को? आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? आर्थिक क्रिया का मतलब जो हम लोग जो क्रियाक्रम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, समझ रहे बात को? कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपको है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है। अब ध्यान देना भाई कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहते हैं इसको? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपको कृषि कार्य हो गया। कौन कार्य? कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना हो गया। ये सब कौन में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। कंप्लीट है ना? दूसरा है भाई आपको द्वितीय क्षेत्र। क्या है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, कौन क्षेत्र कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग धंधा में काम करने वाले लोग या निर्माण कार्य में जितना लोग लगल हैं। कौन कार्य में? निर्माण कार्य। जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, रेलवे निर्माण। समझ बात को? तो निर्माण कार्य में लगे हुए जितना व्यक्ति हैं या बिजली, गैस, समझ बात को? तो इस सब का सब औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। कौन क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र का मतलब द्वितीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने से प्राथमिक क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है। कौन क्षेत्र का विकास हुआ है? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है, पूछ भी सकता है कि द्वितीय क्षेत्र का विकास होने से कौन क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ है? कैसे? तो समझेंगे भाई कैसे विकास हुआ है। याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में हम लोग खेती करते थे तो हर बैल से, हर बैल जानते हैं ना? हर बैल से खेतों को क्या करते थे? जोतते थे, है ना? अब बताइए भर दिन में कितना जोताएगा? 10 कट्ठा जोती 3 गो पार्टनर लगा रहेंगे तब होगा। समझ रहे बात को? एगो बैल लेके जाइए तो एगो हर टांगिए तो एगो पालो टांगिए, है ना? लेकिन उद्योग धंधा का विकास होने से आ गया ट्रैक्टर। कौची आ गया?
ट्रैक्टर का विकास होने से बाबू आज बताइए भर दिन में 10 बीघा 15 बीघा जुताई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? सिंचाई करने के लिए सुन लीजिए, सिंचाई करने के लिए पहले हम लोग कुआं ऐसे होता खपते थे, कुआं में बाल्टी से पानी खींचते थे, कुड़ी जिसको कहा जाता था। इधर बांस के खंभा गाड़ा रहता था और कुड़ी डुबा डुबा करके क्या करते थे? पानी निकालते थे और निकाल के खेत को पटाते थे। खेत पटावे ला क्या करते थे? करहा खाते थे। कौची खाते थे? करहा का पानी जा रहा है। आप मान के चलिए कि यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं, खेत को पटा रहे हैं, अगला खेत ऊंचा है, अगला खेत का है ऊंचा, तो हिया से पानी को हिया लाइए, हियो गड्ढा खतिया, फिर उपछिए अगला में ले जाने के लिए। समझ रहे बात को? एक ही पानी को 2 बार उपछने पड़ता था। समझ रहे बात को ना? कितना भर दिन में सिंचाई होगा? मुश्किल से 1 कट्ठा 2 कट्ठा सिंचाई करते करते थक जाएंगे। लेकिन उद्योग का विकास होने से, किसका? उद्योग का, द्वितीय क्षेत्र का विकास होने से आज आ गया मोटर, फीडर मोटर आ गया ना। अब मोटर है बाबू की चालू कर दीजिए, भर दिन में बीघा भी पटा देगा, है ना। उसमें आपको आदमी का काम करना है, चुपचाप बटन दाब दीजिए, अपना सिंचाई हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि द्वितीय क्षेत्र का विकास होने से सबसे ज्यादा कौन क्षेत्र का विकास हुआ है? प्राथमिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। कौन क्षेत्र को? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, बीमा हो गया, सैन्य सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए लोग कौन क्षेत्र में हैं? सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र। तो इतना बात समझ में आया? शिक्षक का कार्य कौन क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र का विकास होने से कौन क्षेत्र का विकास? बात समझ में आया? दिक्कत ना है तो इतना बात पढ़ाएं। एकरा में से 2 ऑब्जेक्टिव दम अवश्य रहेगा, 1-2 ऑब्जेक्टिव दम जरूर रहेगा, पक्का। समझ रहे बात को ना? हाँ, इसके बाद क्वेश्चन को समझना है, ध्यान देंगे भाई। हाँ, इसके बाद ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण को बताएं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण को बताएं। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्न है, यानी कौन कारण से हमारा बिहार पिछड़ा हुआ। समझ रहे बात को ना? तो पहला कारण है तीव्र गति से बढ़ रही बिहार की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। समझ रहे बात को ना? जिसके तुलना में लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? बिहार की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके तुलना में लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या है? बिहार पिछड़ी अवस्था। शांत होकर सुनेंगे तब तो। कहने के मतलब जितना जनसंख्या रोज बढ़ रहा है उतना रोजगार बढ़ रहा है, उद्योग धंधा लग रहा है। तो जब जनसंख्या बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ ही न रहा है, तब पिछड़ेगा कि ना पिछड़ेगा? तो पहला कारण है। दूसरा कारण है उद्योग धंधों की कमी। बिहार में उद्योग धंधों की काफी कमी है बाबू, जिसके कारण लोग के आय में वृद्धि नहीं हो रहा, आय में वृद्धि नहीं हो रहा, जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ा हुआ। अब बताइए कि मान के चलिए कि इलाका में मसौड़ी में 50,000 लेबर है। कितना लेबर है? 50,000 लेबर है। आ कंपनी 2 गो है मात्र, जेकरा में उसको मुश्किल से 5,000 लेबर की जरूरत है। कितना लेबर की जरूरत है? 5,000 लेबर की जरूरत है। और लेबर यहाँ कितना है? 50,000। अब 5,000 को अगर कंपनी में रख भी लिया, सुनो बढ़िया से, 5,000 को कंपनी में रख लिया, 45,000 बेरोजगार है। इसको 500 दे रहा प्रतिदिन का, अगला पैरवी लगल है कि देखो ना कैसो हमरो लगवा देना, है ना। अब कंपनी मालिक के रोज 10 गो फोन जा रहा है कि एने से एगो ओने से रख ला, ओने से रख ला, तब बात तो मान ही पड़ती ना। अब 50 गो फोन आया तो 2 गो तो ऐसा आदमी होती कि ओकर बात माने पड़ते। अब बताइए, कहते कहते 5,000 के जगह पर उस 7,000 आदमी को खटा दिया या 10,000 आदमी को खटा दिया, तो 7,000 को खटा रहा तो का पेमेंट वही रखेगा? काम वही हो रहा है ना। पेमेंट 500 दे रहा था, पेमेंट कर देगा 300। कितना कर देगा? 300
आपको महीना पड़ेगा 9,000, उसमें पर आता 15,000। बात समझ में आ रहा है? कब? जब रोजगार ना है। लेकिन यही 50,000 लेबर है, अब 50 गो कंपनी खुल गया। के गो कंपनी? अब कंपनी में 5 लाख मजदूर के जरूरत है। कितना मजदूर के जरूरत है? 5 लाख। अब तो मालिक सोचेगा कि हमार कंपनी में मजदूर आवे, तब मजदूर भी पहुंचेगा, कहेगा कि भाई चलो हमारे में काम करे। तू कहे कि ना हम फलना को अथी में जाते हैं काम करने कंपनी में, तो फलना कंपनी में पूछेगा कितना देता है, ताकि 500 रुपया देता है, ताकि चलो हमारे में तोरा 700 देंगे। तोरा कितना देंगे? 700। हमर में चलो, वो कहे कि हमर में आवो ना, हम तोरा 750 देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कंपनी ज्यादा रहता तो आय बढ़ता कि ना बढ़ता? और जब पूरा इनकम बढ़ेगा तब बिहार पिछड़ा रहेगा ना आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दूसरा कारण है कि उद्योग धंधों की कौची कमी। तीसरा बाबू, बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। बाढ़ तथा सुखाड़ की गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांट दिया। गंगा नदी के उत्तर वाला जो इलाका है उत्तर बिहार, दक्षिण वाला इलाका है जो दक्षिण बिहार। समझ रहे बात को? तो उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आने के कारण बड़े स्तर पर धान अर्जन दोनों की क्या होती है? जितना खरीफ फसल है बाबू नष्ट हो जाता है। जबकि दक्षिण बिहार वर्षा के कमी के कारण सूखा से क्या होता है? प्रभावित रहता है। बताइए कि बाढ़ आने से अरबों खरबों का बिहार का फसल बर्बाद हो गया। बिहार पिछड़ेगा कि ना पिछड़ेगा? अगला है बाबू, आधारभूत तत्वों की कमी। किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए आधारभूत तत्व होना जरूरी है। आधारभूत तत्व जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य इत्यादि का होना बहुत जरूरी है, किंतु ये सभी तत्वों का बिहार में कौची है? कमी है, जिसके कारण बिहार कौची है भाई? पिछड़ी अवस्था। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग के आधारभूत तत्व जो है कुछ भी उतना बढ़िया नहीं है। आज बताइए, स्कूल में जाइए तो टीचर झोंक रहे हैं। अगर वहाँ पढ़ाते तो आप लोग कोचिंग में आते पैसा देने के लिए? थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाएगा और सदर अस्पताल जाइएगा, तुरंत रेफर करेगा PMCH। समझ रहे बात को ना? वहाँ हद से आधा रोगी मर जाता है। बताइए, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। बैंक में चल जाइए तो लाइन देखिएगा तो काउंटर पर से बाहरी तक ठेला ठेली हो रहा है। समझ रहे बात को? तो कहने के मतलब कि यहाँ का कोई भी व्यवस्था जो है अच्छा नहीं है। हम लोग का आधारभूत संरचना बढ़िया नहीं है, जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ा। दूसरा बात है कि कुशल प्रशासन कायम न होना, यानी कि बिहार में शांति व्यवस्था लागू नहीं है। शांति व्यवस्था न होने के कारण कोई भी पूंजीपति लोग हैं या कोई बाहरी कंपनियां हैं बिहार में निवेश करना नहीं चाहता है। वो दूसरा राज्य में चल जाएगा जब, लेकिन बिहार में नहीं आएगा। क्यों? कारण है कि अगर 1 करोड़ रुपया लगा के कंपनी खोलता है, समझ रहे बात को ना? रंगदारी इतना कि रोज पर्चा सटा रहा है कि इतना रंगदारी टैक्स लाओ न तो अंजाम भुगत लेना है ना। यहाँ तक कि गैंग ऐसा है बाबू कि इसको लूटने का भी कंपनी का अथी करता है। हमेशा कहीं देखते हैं सुनारी दुकान लुटा गया, कभी भी लुटा गया, वो लुटा गया। कोई व्यक्ति पूंजी लगावल चाहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार में कुशल प्रशासन कायम नहीं है। तब क्वेश्चन पूछेगा बिहार के पिछड़ेपन के कारण बताएं, तो बताइएगा बिहार के पिछड़ेपन के कारण पहला तीव्र गति से बढ़ रही बिहार की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही, जिसके तुलना में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण कर बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया। दूसरा, उद्योग धंधों की कमी। बिहार में उद्योगों की बहुत कमी है, जिसके कारण लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो रहा। अतः उद्योग धंधों का विकास कर बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया। लेकिन कारण बताना है कि जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ा हुआ। बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आने के कारण बड़े स्तर पर धन जन की क्षति हो जाती है, जबकि दक्षिण बिहार वर्षा के कमी के कारण सूखा से प्रभावित रहता है। आधारभूत तत्वों की कमी। किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए आधारभूत तत्व जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, सैन्य सेवा इत्यादि का होना बहुत जरूरी है, किंतु इन सभी तत्वों का बिहार में कमी है, जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ी। कुशल प्रशासन कायम न होना।
बिहार में शांति व्यवस्था लागू न होने के कारण कोई भी पूंजीपति लोग या कंपनियां यहाँ अपने पूंजी का निवेश करना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण बिहार क्या है, पिछड़ी हुआ। अब क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने को उपाय बताएं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का बताना है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय निम्न है। वो जोन कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है वही कारण को दूर करेंगे। वही कारण को जनसंख्या पर क्या करेंगे, नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण, उद्योग धंधों का विकास, कार्य पर नियंत्रण, सिंचाई का प्रबंध, आधारभूत तत्वों का कुशल प्रशासन। बात समझ में आया? बस वही जो पॉइंट उसमें समझाएं वो पॉइंट को यहाँ पे खाली लिख देना है। अगला है बाबू, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? वे सभी तत्व जो किसी राज्य या देश के विकास में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? या आधारभूत तत्व कहलाते हैं। जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? आधारभूत संरचना है। बात समझ में सभी को आ रहा है? हाँ, ध्यान देंगे भाई। समावेशी विकास किसे कहते हैं? बिना किसी भेदभाव के समाज में होने वाले विकास को क्या कहते हैं? समझ रहे बात को? अगला, बिना किसी भेदभाव के समाज में होने वाले विकास को क्या कहेंगे? जिसमें कोई भेदभाव नहीं। अगला, सतत विकास किसे कहते हैं? वैसा विकास जो टिकाऊ हो, मजबूत हो, लगातार जारी हो, ऐसे विकास को क्या कहेंगे? सतत का मतलब टिकाऊ होता, क्या होता है? हाँ, वैसा विकास जो टिकाऊ, जैसी बेंच बना मजबूत है, टिकाऊ है। आप लोग पढ़ेंगे, आने वाला जितना भविष्य के बैच है वो सारे इसका लाभ लेंगे। तो ऐसा विकास कीजिए किसी चीज का जो टिकाऊ हो, सतत हो। समझ रहे बात को ना? चलिए नेक्स्ट बात को समझेंगे भाई। योजना आयोग के बारे में। किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में समझना है। समझ रहे बात को? बताना है कि हमारे देश में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग योजना बनाने का क्या करता है? काम करता है। योजना बनाने का कार्य करता है। इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। इसके कार्य को देख रेख करने के लिए 8 गो अन्य सदस्य होता है। के गो अन्य सदस्य? 8 गो अन्य सदस्य होता है। तो सबसे पहले योजना आयोग कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1956 ईस्वी तक। बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा क्या है? आपको 56 से 61 पहला आपको किया गया था। इसमें आपको कृषि के लिए, कौची के लिए? कृषि के विकास के लिए, कृषि के लेकिन इतना गहराई से आप लोग को पूछेगा नहीं। समझ रहे बात को? इतना डीपली वाला नहीं पूछेगा। बस ये सब पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। समझ रहे बात को? फिर फर्स्ट वाला आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला आपको हो गया बाबू 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। दूसरा आपको 56 से 61, तीसरा 61 से 66। ओकर बाद योजना अवकाश हो गया था। योजना अवकाश अनवरत योजना जिसको कहते हैं। समझ रहे बात को? 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। चौथी आपको हो गया 69 से 73। पांचवी आपको 73 से 78। देखिए आज आपको याद करवा देते हैं। बोला कैसे याद होगा से? कब शुरू हुआ? ध्यान दीजिए। 51 चला कब तक? 5 साल लगातार, 55 साल 3 गो। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। समझ के बात को? 3 गो के बाद योजना अवकाश आया। 3 गो के बाद 3 गो लगातार चला, तब 3 साल के लिए लगातार योजना अवकाश हुआ। 66 से 67, 67 से 68, 68 से
उसको बाद चौथी 1969 से 73, पांचवी 73 से 78। फिर योजना अवकाश 2 साल पर आता है। 78 2 साल पर आया तब कि 2 बार पर आया तो 2 साल के लिए 78 से 79, 79 से 80। इसके बाद छठी योजना आपको 80 से 50 और 7वीं 85 से। फिर योजना अवकाश 90 से 91, 91 से 92। इसके बाद ध्यान देंगे फिर आपको 8वीं 92 से 97 और 9वीं 97 से 2000 और 10वीं आपको 2002 से 11वीं 2007 से 92 से 97 गलत टाइप हो गया है। 92 से 97, समझिए बात को। 97 से 2002। ध्यान दीजिए, इसके बाद इसी को अब नीति आयोग कर दिया गया। कौन कर दिया गया? अब इसको नीति आयोग कर दिया गया 2000 कब? 14 में प्रधानमंत्री बने। समझ रहे बात को ना। उन्होंने कहे कि अब इस सब चीज को हटाइए, अब इसी का नाम रख दिया गया कौन चीज? नीति आयोग। इसी का नाम क्या रखा गया? फिर से सुनेंगे। 51 से शुरू हुआ था, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। 3 गो याद हो गया। 3 साल लगातार योजना अवकाश हो गया। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर 69 से शुरू होता तो 69 और 5 69, 75 होता है, 74, 69 से ना समझ में आया। 3 गो याद हुआ। 51 से 56, 56 से 61 से 55 साल जोड़ देना है। फिर योजना अवकाश लगातार 66 से 67, 67 से 68 से चौथा 69 से, मैंने 5 साल पर होना था लेकिन 1 साल पहले ही योजना अवकाश हो गया। फिर 69 से 74, अब 5वीं 73 से 78। इस प्रकार से याद कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो अभी आपको बता रहे थे किसके बारे में? योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन ही पूछ सकता है कि योजना आयोग के बारे में लिखे। बताना है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। इसका अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। समझ रहे बात को। इसके कार्य को देख रेख करने के लिए 8 को अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देवे कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे? अभी वर्तमान में पीएम कौन है? बात समझ में आया? इसके बाद है बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास है। अब इसका गठन काहेला किया गया समझ रहे हैं? योजना आयोग तो योजना निकाल देवे, राज वाला कहे कि ना हम ही नहीं मानते हैं। समझ रहे बात को। तब उसका हुआ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ध्यान से सुनेंगे। VVI क्वेश्चन दोनों में से कोई एगो पूछेगा तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। कब किया गया? 6 अगस्त। इसका भी अध्यक्ष देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सभी राज्यों का मुख्यमंत्री इसका सदस्य होते हैं। सभी राज्यों का मुख्यमंत्री इसका क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। योजना आयोग योजना बनाने का कार्य करता है, लेकिन उसका अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। जैसे आप लोग योजना बनाएं कि चले के घूमे राजगीर, तो योजना तो बना लिए, योजना तो आप बना लिए, तो राजगीर जाए ला पैसा चाहिए ना। अब आप क्या करते हैं? पापा से पूछते हैं। केकरा से? पापा से। क्या ही पापा राजगीर जाइयो? तो कहेंगे कि हाँ जाओ तो जाएंगे, ना कहेंगे तो वही जस्ट कंडीशन यहाँ है। योजना आयोग योजना बनाने का काम करता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका है भाई? एनडीसी का। बात समझ में आया? नेक्स्ट बात को समझना है हम लोगों का
बाबू चैप्टर समाप्त हो गया। कहा गया है बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है, होकर मायूस अपनी इरादा न बदलो, तुम्हारी